मैं डॉक्टर कल्पना मलिक आज आपको अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें हम आज सबसे पहले देखेंगे कि अर्थशास्त्र वाकई में है क्या और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा किस प्रकार से करी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या विषय है ये, इसकी विषय वस्तु क्या है और किस तरीके से इस विषय में हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। यदि हम देखें तो हमारे ज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हो सकती हैं और अर्थशास्त्र उसमें से एक है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया है और इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये एक तरीके से अनफिनिश्ड साइंस है। अनफिनिश्ड का मतलब ये है कि इसको आज तक हम पूर्ण रूप में नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बार बार इसमें परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हमारी आसपास का पर्यावरण बदलता है, हमारे आसपास का वातावरण बदलता है, हम इस विषय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं और इसकी परिभाषा उसके हिसाब से परिवर्तित होती रही है। और समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए भी हैं। अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र को जो अलग अलग लोगों ने परिभाषित किया है, तो सबसे एक जो कॉमन उसमें से बात निकल कर आई है वो ये है कि अर्थशास्त्र एक चॉइस पे आधारित विषय है। मतलब ये चॉइस मेकिंग का सब्जेक्ट हो सकता है, जिसमें हम अपने हिसाब से चयन करते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार हम चयन करते हैं। और इसीलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो ये चॉइस मेकिंग है वो हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से, हर एक समाज से और किसी भी संस्था से, राज्य से, यहाँ तक कि राष्ट्र से और विश्व से जुड़ी हुई चीज़ हो सकती है। तो इसलिए हर जगह पर हमको चॉइस करना है, मतलब हमें चुनना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या हो सकती है, उसके हिसाब से हम इस विषय को आगे लेके चलते हैं। और इसी कारण से ऐसा सभी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये विषय एक चॉइस मेकिंग सब्जेक्ट हो सकता है या चॉइस मेकिंग पर आधारित विषय हो सकता है। यदि इसकी परिभाषाओं को हम देखें तो ये परिभाषाएं हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा जिनको हम एंशिएंट डेफिनेशंस या क्लासिकल डेफिनेशंस कहते हैं, वो हैं वेल्थ डेफिनेशन। एडम स्मिथ के द्वारा ये दी गई थी। एडम स्मिथ हम सब जानते हैं अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक सिस्टमैटिक जो सब्जेक्ट अर्थशास्त्र था उसको प्रतिपादित किया था। उसके बाद मार्शल की जो परिभाषा है उनको हम वेलफेयर डेफिनेशंस में या कल्याणवादी परिभाषाओं में रख सकते हैं। उसके बाद स्केर्सिटी, जो सीमित साधनों पर आधारित परिभाषाएं हैं वो। उसके बाद ग्रोथ डेफिनेशंस, जो विकास से जुड़ी हुई परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र की। और अंत में जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं उनको हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेल्थ डेफिनेशंस क्या हैं। वेल्थ डेफिनेशंस, जैसे अभी मैंने बताया कि एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। सबसे पहले वो ही एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में यह बताने की कोशिश करी कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि सभी देशों के धन से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से वो अपनी संपत्ति को बढ़ाएं, अपने धन को बढ़ाएं, और इसीलिए हम इनकी परिभाषा को धन परिभाषा के रूप में लेकर चलते हैं। सारा का सारा जो एडम स्मिथ का जो जोर था वो इस बात पर था कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु जो है वो है किस तरीके से एक राष्ट्र में धन का उत्पादन किया जा सकता है और उसको बढ़ाया जा सकता है। जब हम धन के उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें एडम स्मिथ ने ये सारी बातों को शामिल किया कि अगर हम अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो ये संपत्ति कैसे बढ़ेगी, इसके लिए विदेशी व्यापार करें, किस तरीके से हम वस्तुओं का निर्यात करें ताकि हमारे पास ज़्यादा संपत्ति अर्जित हो सके। मतलब इनफ्लो ऑफ इनकम, इनफ्लो ऑफ वेल्थ हम किस तरीके से बढ़ाएं, इस बात पर एडम स्मिथ का ज़्यादा जोर था। इसीलिए उनकी परिभाषा को हम धन परिभाषा कहते हैं। अगर हम इनकी परिभाषा की विशेषताओं को देखें तो निश्चित रूप से, क्योंकि एडम स्मिथ पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक सिस्टमैटिक रूप देने की कोशिश करी थी, इसीलिए इनकी परिभाषा जो है वो केवल और केवल मटेरियल गुड्स यानी भौतिक वस्तुओं को लेकर चलती है। इसके अलावा
और किसी चीज़ पर एडम स्मिथ का ध्यान नहीं था। साथ ही ये यह भी बताती है कि किस तरीके से एक राष्ट्र अपने राष्ट्र में या अपने देश में धन का ज़्यादा क्रिएशन या सृजन कर सकता है, किस तरीके से वो ऐसे कौन से कारण हैं जो हमें धन को बढ़ाने में सहायता देते हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो इन सारी चीज़ों में एक राष्ट्र को संपन्न बनाने में सहायता देते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि क्या सिर्फ अर्थशास्त्र एक धन का शास्त्र है, तो ऐसा मान लेना गलत होगा। और इसीलिए एडम स्मिथ की बहुत ज़्यादा आलोचना भी की गई थी। सबसे बड़ी आलोचना उनकी यही की जाती है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को केवल धन के साथ जोड़ दिया, जो कि सही नहीं है। और इनकी परिभाषा इस तरीके से बहुत ज़्यादा संकीर्ण या नैरो हो जाती है और रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि केवल धन से ही ये अर्थशास्त्र को परिभाषित कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि एडम स्मिथ ने ये मान लिया कि धन हमारे लिए प्राथमिक है और ह्यूमन बींग्स या जो व्यक्ति विशेष हैं वो सेकेंडरी या गौण हो जाते हैं। ऐसा मानना बहुत ही गलत होगा। इसलिए हम इस परिभाषा को बहुत ज़्यादा समय तक लेके नहीं चल पाए और जो आलोचक थे उन्होंने एक नई परिभाषा दी अर्थशास्त्र की, जिसको कि हम वेलफेयर डेफिनेशंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। वेलफेयर डेफिनेशंस मेनली मार्शल द्वारा प्रस्तुत की गई। मार्शल ने ये माना कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं या जो मानव हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं धन से, और उनका कल्याण ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी सरकार के लिए। अतः अगर हम ये मान लेते हैं कि अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान है, तो ऐसा मानना गलत होगा। वास्तव में अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्तियों की जो हम नॉर्मल लाइफ में जो हमारा बिजनेस होता है उसके बारे में अध्ययन करता है, और इसमें हम सारी चीज़ों को लेते हैं, हमारे सोशल एक्शन, हमारे इकोनॉमिक एक्शन, हमारे जो इंडिविजुअल एक्शंस हैं, ये सारी चीज़ों को हम इसमें जोड़कर चलते हैं। और इन सब के लिए उनके जो भी भौतिक सुख हैं, जो उनके कल्याण के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं, वास्तव में अर्थशास्त्र उनका अध्ययन करता है। केवल धन का अध्ययन नहीं करता, बल्कि उन सारी चीज़ों का अध्ययन करता है जो एक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित होता है, उनके वेलबींग से संबंधित होता है। तो एक तरफ ये धन का विज्ञान तो है ही, धन का अध्ययन तो हम इसमें करते ही हैं क्योंकि हमारा कल्याण कहीं ना कहीं हमारे धन से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि ये ह्यूमन वेलफेयर का अध्ययन करता है, यानी मानव कल्याण का अध्ययन करता है। अगर हम कल्याणवादी अर्थशास्त्र, कल्याणवादी परिभाषाओं की विशेषताओं को देखें तो निश्चित रूप से ये ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि ये मनुष्य को ज़्यादा महत्व दे रही हैं और इनके हिसाब से धन सेकेंडरी या दूसरे स्थान पर आता है, मनुष्य पहले स्थान पर आते हैं। और दूसरा कि ये हमारे जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब हम दैनिक दिनचर्या में जो भी काम करते हैं उनसे जुड़ा हुआ शास्त्र है। और जब हम आगे पढ़ेंगे हमारे जो अर्थशास्त्र के नियम वगैरह, जो हमारे सारे जो लॉज आते हैं इसमें, वहाँ हम देखेंगे ही कि अर्थशास्त्र वास्तव में एक व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ विषय है। तो ये सारी चीज़ें मार्शल ने सबसे पहले बताने की कोशिश करी थी कि ये अर्थशास्त्र हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसमें इन सारी बातों का अध्ययन करते हैं। लेकिन इनकी भी आलोचना की गई और ये मान लिया गया कि मार्शल ने भी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को थोड़ा सा संकीर्ण कर दिया है और केवल ऐसे लोगों से जोड़ दिया है जो कि एक समाज में या एक कम्युनिटी में रहते हैं, बाकी लोगों से इसका बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। और दूसरी बात कि कल्याण से क्या तात्पर्य है, ये चीज़ भी मार्शल की परिभाषा बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं करती है। क्या चीज़ हम कल्याण में जोड़ेंगे, क्या कल्याण का मतलब केवल भौतिक कल्याण होता है या अन्य किसी चीज़ को भी हम कल्याण में जोड़ेंगे, ये चीज़ मार्शल की परिभाषा व्यक्त नहीं करती है। तीसरी कैटेगरी जो है वो है स्केर्सिटी डेफिनेशन। स्केर्सिटी से ये मतलब है कि कुछ साधन जो हमारे पास होते हैं वो सीमित होते हैं, तो इसीलिए ऐसे साधन जो कि सीमित हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो धन है और दूसरा है समय, ये दो साधन हमारे पास बहुत सीमित हैं। इन दो साधनों की सीमितता के कारण हमें बहुत बार ऐसे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं कि हम क्या लें और क्या ना लें, या हम किस चीज़ को चुनें और किस चीज़ को छोड़ दें। तो इस तरीके से ये जो स्केर्सिटी डेफिनेशंस हैं या जो सीमितता पर आधारित परिभाषाएं हैं, ये इस बात पर ज़्यादा ध्यान देती हैं
कि अर्थशास्त्र वास्तव में एक चयन का विषय है। क्या चीज़ को किस समय पर हमें का चयन करना है, ये अर्थशास्त्र हमें बताता है। तो इस तरीके से रॉबिन्स की परिभाषा सीमितता वाली परिभाषा कहलाती है और ये मानकर चलते हैं कि ये अर्थशास्त्र जो ह्यूमन बिहेवियर मतलब मानव व्यवहार का और जो हमारे सीमित साधन जो हैं उनके बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप हो, इसका अध्ययन करता है। हमारे पास साधन सीमित हैं, लेकिन इन साधनों के हमारे पास वैकल्पिक उपयोग हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। इन ऑल्टरनेटिव यूजेस में हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज का किस तरीके से उपयोग करेंगे, यानी हमारे पास अगर धन सीमित है तो उस धन का हम कैसे उपयोग करें, इसके लिए हमें अपने खर्चों को प्राथमिकता के आधार पर तय करना पड़ता है। तो सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण हम अपनी प्राथमिकताओं को तय करें, उन प्राथमिकताओं के आधार पर हम अपने सीमित साधनों का व्यय करें। यही चीज़ अर्थशास्त्र हमें सिखाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र बेसिकली इज़ अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, and when it is a science of choice making, that means we have to choose amongst the best possible use of our scarce resources। और इस तरीके से ये सीमितता में चयन करने को सिखाता है। इस परिभाषा की अगर हम विशेषताओं को देखें तो निश्चित रूप से ये परिभाषा जो पहले दो हमने देखी उन परिभाषाओं से ज़्यादा बेहतर परिभाषा है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र को एक सकारात्मक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करती है, पॉजिटिव साइंस के रूप में दिखाती है। और दूसरी बात कि ये एक नया कंसेप्ट है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वांट्स हैं, वो बहुत असीमित होती हैं, अनलिमिटेड हैं, और हमारे पास साधन सीमित हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ टू एडजस्ट दीज अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, इस बात का सही तरीका अर्थशास्त्र हमको देता है। और तीसरी बात जो ये परिभाषा मुख्य रूप से हमें बताती है वो ये है कि अर्थशास्त्र चयन का विषय है या चयन का शास्त्र है। लेकिन फिर भी इस परिभाषा की भी बहुत आलोचनाएं की गई हैं, क्योंकि ये परिभाषा खासकर से ये नहीं बताती कि अगर हमारे साधन सीमित हैं तो क्या हम उन साधनों में बढ़ोतरी होने पर किस तरीके से हम अपनी असीमित जो हमारी इच्छाएं हैं उनके बीच में इनका एडजस्टमेंट करेंगे। ये बात ये परिभाषा हमें नहीं बताती है। अगली जो कैटेगरी है हमारी डेफिनेशंस की वो है ग्रोथ डेफिनेशंस या विकास से जुड़ी हुई परिभाषाएं। विकास से जुड़ी हुई परिभाषाएं ये बताती हैं कि जब जैसे जैसे हमारे समाज का विकास होता है और जैसे हमने अभी देखा कि हमारे संसाधनों का भी विकास होता है, हमारे पास संसाधनों में वृद्धि होती है, तो उसके हिसाब से हम किस तरीके से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को देखेंगे। हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जब बढ़ गए, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसके साथ साथ हम किस तरीके से इन सारी बातों का एडजस्टमेंट करेंगे, ये परिभाषाएं मुख्य रूप से इस पे फोकस करती हैं और ये बताती हैं कि कॉस्ट और बेनिफिट यानी लागत और लाभ, इन दोनों के बीच में किस तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। ये परिभाषाएं मुख्य रूप से उस पर उसको प्राथमिकता देती हैं। यदि इन परिभाषाओं की विशेषताओं को हम देखें तो ये हमें यह बताती हैं कि एलोकेशन और एक्सपेंशन रिसोर्सेज का कैसे हो सकता है, मतलब हम इनका बंटवारा कैसे करेंगे और इनमें का विस्तार कैसे करेंगे। ये चीज़ों का ये परिभाषाएं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं। इस प्रकार से ये ज़्यादा डायनामिक है, मतलब प्रगतिशील है। बहुत सारे जो हमारे आसपास का वातावरण बदलता रहता है, उस बदलते हुए वातावरण को ये अपने आप में सन्निहित करती हैं या अपने आप में शामिल करती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अर्थशास्त्र के मुख्य विभाग हैं, प्रोडक्शन और कंजम्पशन यानी उत्पादन और उपभोग, इन दोनों पर भी ये परिभाषाएं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। इस तरीके से ये परिभाषाएं हम मान सकते हैं कि पिछले 3 जो कैटेगरीज हमने देखी उनसे ये बेहतर हैं, क्योंकि बदलते समय के साथ हमारे विषय की विषय वस्तु में जो भी परिवर्तन होते हैं हमें उन्हें शामिल करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक ही ये चीज़ जो इसमें कमी है वो ये है कि अगर समय के साथ साथ हमारे पास
कभी साधन बहुत बढ़ गए और वो सरप्लस हो गए, यानी ज़्यादा हो गए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये परिभाषा इस बात की कहीं भी कोई व्याख्या नहीं करती है। इसके बाद जो नई कैटेगरी है वो है नई मॉडर्न डेफिनेशंस की या आधुनिक जो डेफिनेशंस। ये परिभाषाएं इन सारी परिभाषाओं का निचोड़ हैं, हम एक तरीके से मान सकते हैं। नई परिभाषा ये मानकर चलती है कि अर्थशास्त्र एक चयन का विषय तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये व्यक्तियों, संस्थाओं, समाज और विश्व सभी में जो भी स्केर्सिटी कंडीशन यानी सीमितता की जो भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और जो सरप्लस हमारे पास होता है, जो हम किस तरीके से अपने लाभ को मैक्सिमाइज या अधिकतम कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, इस बात का असली रूप अर्थशास्त्र है। मतलब बदलते समय के साथ हमारे संसाधनों का हम कैसे प्रयोग करें, किस तरीके से हम चयन करें कि हम बदलते परिप्रेक्ष्य में अपने सीमित साधनों का बेहतर से बेहतर प्रयोग करके और अपनी असीमित आवश्यकताओं की शांति कर सकें, इस तरीके का विषय वस्तु अर्थशास्त्र की है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुरानी हमने डेफिनेशंस देखी, उन सभी डेफिनेशंस का निचोड़ ये आधुनिक परिभाषाएं या मॉडर्न डेफिनेशंस हैं। और इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि अर्थशास्त्र भले ही इसका नाम ये कहता हो कि यह अर्थ से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज के समय में अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र विकास से भी संबंधित है, अर्थशास्त्र लोगों के कल्याण से भी संबंधित है, और इसमें हम उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो व्यक्तियों के कल्याण से जुड़ा है, समाज के कल्याण से जुड़ा है और अल्टीमेटली एक राष्ट्र के कल्याण से जुड़ा है। क्योंकि कल्याण तभी होगा जब हम अपने सीमित साधनों का इस बेहतरी से प्रयोग करें कि सभी को उससे कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त हो। तो इस तरह अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक प्रयोगों वाला शास्त्र है या विषय है जो कि लोगों को चयन के बारे में ज्ञान देता है और अपने सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का ज्ञान प्रदान करता है। इन परिभाषाओं को भी अगर हम देखें तो ये परिभाषाओं की विशेषता भी है कि ये सारी चीज़ों को, पुरानी सारी जो भी हमने ग्रुप्स देखे परिभाषाओं के, उन सबको साथ लेके चलती हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये परिभाषा अर्थशास्त्र के दो मुख्य रूप, माइक्रो और मैक्रो, दोनों को एक साथ लेकर चलती है। दोनों एस्पेक्ट्स इस परिभाषा में हैं। और तीसरी बात, ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन, इनके ऊपर भी जोर देती है। साथ ही ये वर्तमान और भविष्य, इसके बारे में भी हमें समझाती है कि वर्तमान में साधनों का हम कैसे प्रयोग करें कि वो जो भविष्य तक हमारे पास रहें और हमारी भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करते रहें। और आज का जो ग्लोबलाइजेशन का युग है, वैश्वीकरण का युग है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो जो आधुनिक परिभाषा अर्थशास्त्र की है वो सबसे ज़्यादा सटीक साबित हो सकती है। अब हम दूसरे विषय पे चलते हैं। छात्रों, अभी तक तो हमने देखा कि अर्थशास्त्र क्या है, उसको किस तरीके से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया। अब हम देखते हैं कि इस विषय के जो मेथड्स हैं, हम किस तरह से इसमें अध्ययन कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए या उसमें जो भी हम नियम बनाते हैं, जो उसके लॉज होते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हमें कुछ विधियों का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से अर्थशास्त्र में भी हम दो विधियों का सहारा लेते हैं, जिनको कि हम इंडक्शन और डिडक्शन, ये दो मेथड्स कहते हैं। खास करके ये जो विधियां हैं हमारे लिए इसलिए उपयोगी हैं कि जो भी हम नियम बनाएंगे, उन नियमों को, क्योंकि हमें उसको जनरलाइज, सामान्य रूप से उसका प्रयोग करना है, तो हम किस तरीके से उन नियमों का प्रयोग करेंगे, ये विधियां उसमें हमारे लिए सहायक होती हैं। पहला हम देखते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड को हम फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर मानते हैं। मतलब हमें एक ग्रुप के ऊपर हमने कोई चीज़ का अध्ययन किया और उससे हम किसी व्यक्ति विशेष पर उसको अगर लागू करने की कोशिश करें तो ये विधि डिडक्टिव मेथड कहलाती है। ये
बहुत ही उपयोगी विधि हो सकती है, क्योंकि जितनी भी थियरीज या जितने भी सिद्धांत और नियम अर्थशास्त्र के हैं, ज़्यादातर डिडक्टिव मेथड पर आधारित सिद्धांत हैं। जो इसमें हम स्टेप्स जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें अगर हम कोई नियम का प्रतिपादन करना चाहते हैं और हम डिडक्टिव मेथड का यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो भी हमारी समस्या है, पहले तो हम उसके बारे में जानकारी लें कि किस तरीके की का विषय का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सी ऐसी टेक्निकल टर्म्स हो सकती हैं जिनका यूज़ हम उसमें करने वाले हैं, उसके हिसाब से हमें कुछ मान्यताएं या अजम्पशंस को लेकर चलना पड़ता है। अजम्पशंस अगर मैं बताऊं आपको, अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं अजम्पशंस या मान्यताएं, इसलिए कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का शास्त्र है। इसमें जैसे हमने अभी पहले देखा परिभाषाओं में कि अर्थशास्त्र में हम मानव के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, और जब हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मानव का व्यवहार कभी भी एक समान नहीं होता। हर थोड़े समय में जैसे ही परिस्थितियां बदली, मानव का व्यवहार बदल जाता है। तो जब मानव का व्यवहार एक समान नहीं होता, तो हम अगर ये माने कि हम पूरे राष्ट्र के व्यक्तियों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो सभी व्यक्तियों का व्यवहार कैसे एक सा हो सकता है? इस वजह से हमें कुछ मान्यताओं का सहारा लेना पड़ता है, और हम एक ऐसा मान लेते हैं कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां रहीं, तो जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं वो निष्कर्ष बिल्कुल लागू होंगे। तो ये मान्यताएं अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और इनको हम ज़्यादातर ऐसा लेकर चलते हैं, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, मतलब अन्य चीज़ें सामान्य रहने पर। ये एक इन्वर्टेड कॉमा में हम लेकर चलते हैं हर नियम, हर सिद्धांत के पहले। तो हम उन मान्यताओं को बनाते हैं कि किस तरीके की परिस्थितियों में हम अध्ययन करने वाले हैं, और उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस, अपने दिमाग में एक परिकल्पना करते हैं। उसके हिसाब से फिर हम अपनी जो भी हमारी समस्या है उसके समाधान के लिए हम उस परिकल्पना की टेस्टिंग करते हैं। मुख्य रूप से जो स्टेप्स हम डिडक्टिव मेथड में लेते हैं, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग टेक्निकल टर्म्स एंड रिलेटिव वेरिएबल्स, उसके बाद हमने अजम्पशंस बना ली, उसके बाद हमने उसका एक लॉजिकल डिडक्शन किया। जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी समस्या थी, उसका हमने अध्ययन किया, उसके बाद हम उससे इम्प्लीकेशंस ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमने फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हमने एक परिकल्पना बनाई। परिकल्पना बनाने के बाद हमने कुछ ऐसी कंडीशंस, अपने आसपास की परिस्थितियों का निर्माण किया जिसमें अगर हमने उस परिकल्पना को टेस्ट करना चाहा तो हमारे को किस तरीके के निष्कर्ष मिल रहे हैं। इसके बाद हम जो भी प्री कंडीशंस हैं हमारी एग्रीमेंट में, उनके साथ हम अपने जो हमारे निष्कर्ष निकले हैं उनका हम अध्ययन करते हैं या उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। डिडक्टिव मेथड क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाली विधि है ये, इससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं या इसमें कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है? तो क्योंकि इसमें मैथमेटिकल टूल्स, गणितीय जो टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इस वजह से जो भी हमने अध्ययन किया है उसकी टेस्टिंग ज़्यादा हो चुकी होती है, और जो भी हमने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया, जो डिडक्ट किया, वो बेहतर हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अध्ययन करके फिर एक निष्कर्ष निकाला है। इस वजह से हम ये मानते हैं कि ये जो भी निष्कर्ष है वो वास्तव में सही है, और अगर हम उसको एक बड़े ग्रुप पर लागू करना चाहेंगे तो वो लागू होगा। जैसे बहुत साधारण सी बात कि हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है। ये एक नॉर्मल सी बात है। हम बाज़ार में भी देखते हैं कि अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो हम उसे कम मांगते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके का ये मानव व्यवहार है कि जो चीज़ महंगी है हम उसे कम प्रयोग में लाना चाहते हैं, हम सस्ती चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहते हैं। तो इस तरीके के जो हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, ये कंक्लूजन्स हमें सहायता करते हैं डिडक्टिव मेथड से। दूसरी बात कि क्योंकि ये ज़्यादा लॉजिक है, हमने लॉजिकल टेस्टिंग भी करी, तो जो भी हमारी अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं वो ज़्यादा अच्छे इससे बन सकते हैं बजाय इंडक्टिव मेथड के। यहाँ के कंक्लूजन्स ज़्यादा टेस्टेड कंक्लूजन्स माने जाते हैं।
साथ ही हम ये भी मान के चलते हैं कि अगर हम इसका इंडक्टिव मेथड से कंपैरिजन करते हैं तो ये कम समय लेता है। डिडक्टिव मेथड से हम अगर कोई भी सिद्धांत या कोई भी नियम बनाना चाह रहे हैं तो ये हमें कम समय में हम ज़्यादा अच्छे निष्कर्षों तक पहुंचते हैं बजाय इंडक्टिव मेथड के। इसके बाद हम ये भी मान के चलते हैं कि हालांकि डिडक्टिव मेथड का स्कोप कम है, क्योंकि इसका स्कोप कम है, इसलिए कम है क्योंकि बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो हम कभी कभी व्यक्ति विशेष पर टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम जनरलाइज करते हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जनरल ग्रुप पे टेस्ट करके व्यक्ति विशेष तक लाते हैं। इस वजह से थोड़ी सी इसका स्कोप या इसका यूज़ जो है वो लिमिटेड है। इसकी जो कमियां जिनको हम कहें शॉर्ट कमिंग्स जो बेसिकली हैं वो ये हैं कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा गणित की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज्ञान होना चाहिए हमको गणितीय टूल्स का या जो लॉजिक का। थियोरेटिकल हमें जब टेस्टिंग करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात कि ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा इसमें गलती होने की संभावना हो सकती है अगर हम ज़रा सा भी चूकें। इस वजह से अगर हमने कुछ गलत मान्यताएं ले लीं, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस ले लीं, तो हमारे निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत होने की संभावना होगी और वो जिस तरह से हम उनका प्रयोग करना चाहते हैं हम उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम जब इससे कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं तो क्योंकि हमने एक परिकल्पना ली है, हाइपोथेसिस ली है, इस वजह से कभी कभी हाइपोथेसिस का चयन अगर गलत हो गया तो हमारे निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। हमें वहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है, सजग रहने की ज़रूरत होती है कि अगर हमने थोड़ी बहुत भी गलती कर दी तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वो सही नहीं होगा। और इसीलिए अजम्पशंस और परिकल्पना, ये दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है जब हम डिडक्टिव मेथड से किसी भी नियम का प्रतिपादन करना चाह रहे हैं। और जो भी हमने अजम्पशंस ली हैं, अगर उनको हम हटाते हैं तो क्या वो निष्कर्ष हमारे काम के रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये चीज़ भी हमको देखनी पड़ती है। ज़्यादातर अजम्पशंस को हटाने पे या मान्यताओं को हटाने पर हमारा जो भी निष्कर्ष है वो वैलिड नहीं हो पाता है। जैसे हमने पहले भी देखा, क्योंकि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का शास्त्र है और एक ही मनुष्य सारे दिन भर में भी एक समान रूप से व्यवहार नहीं करता, तो हम एक राष्ट्र के या एक पूरे विश्व के समस्त व्यक्तियों से एक समान व्यवहार की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। इस वजह से ये अजम्पशंस या ये मान्यताएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और इस कारण इन मान्यताओं का जो चयन है वो बहुत ही सोचे समझे तरीके से किया जाना चाहिए। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरी विधि इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड बिल्कुल डिडक्टिव के अपोजिट है। हम यहाँ पर्टिकुलर से जनरल पे चलते हैं, मतलब हम किसी व्यक्ति विशेष पर कोई चीज़ या कोई अध्ययन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और उसको फिर हम एक ग्रुप पर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या एक व्यक्तियों के समूह पर लागू करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जब हम इंडक्टिव मेथड को देखते हैं देखें तो ये मेथड को हम एम्पिरिकल मेथड भी कहते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशंस, जो हमने अवलोकन किया, जो हमारा एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से हमने किसी एक व्यक्ति के व्यवहार का जो भी अवलोकन किया है उसके हिसाब से फिर हम उसको व्यक्तियों के समूह के ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल डेटा की ज़रूरत होती है और ये डेटा हमें इकट्ठा करना पड़ता है अलग अलग विषयों पर जिस भी तरीके का हम अध्ययन करना चाहते हैं और फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से नियमों का प्रतिपादन करते हैं या अपने अध्ययन को पूरा करते हैं। इसमें हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस या बहुत सारी एक व्यक्ति के बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म अवलोकन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि क्योंकि उससे हम कुछ निष्कर्ष निकालने वाले हैं और उसको फिर हम एक ग्रुप पे अप्लाई करने वाले हैं, तो वहाँ हमसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और जब भी हम ये ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो इसके लिए हम 3 सिद्धांतों का पालन करते हैं। पहला तो एक्सपेरिमेंटेशन, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सपोज हम एक व्यक्ति
के उपभोग के ऊपर कोई अध्ययन करना चाहते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक समय के बाद हमारी किसी चीज़ के उपभोग करने की जो सीमा है वो कम हो जाती है या हम उसका उपभोग करना पसंद नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक व्यक्ति को बहुत भूख लगी है, हम उसको खाना खाने को देते हैं, वो व्यक्ति पहले बहुत तेज़ी से पहली रोटी खाएगा, दूसरी भी खाएगा, हो सकता है वो तीसरी भी खाए। तो क्योंकि उसकी भूख की तीव्रता बहुत ज़्यादा है तो वो तेज़ी से रोटी खा रहा है, लेकिन 3 रोटी के बाद जब उसकी जो इच्छा या उसकी जो भूख है थोड़ी तृप्त हो गई, अब उसके बाद की रोटी उसको थोड़ी सी कम अच्छी लगेगी। हो सकता है बहुत आग्रह पर वो चौथी रोटी भी खाए, लेकिन 5वीं रोटी शायद वो ना खाए। तो इस तरीके का हम एक व्यक्ति के ऊपर हमने ये अध्ययन किया कि थोड़े समय के बाद किसी एक वस्तु के उपभोग की जो हमारी इच्छा है वो धीरे धीरे कम होती है। पहली रोटी, दूसरी रोटी, चौथी रोटी, चौथी के बाद 5वीं रोटी हमें अच्छी नहीं लगती। जब एक व्यक्ति को ऐसा लगता है तो हर व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा। इस तरीके का, पर जब हम उस व्यक्ति का अवलोकन कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा कि हम उसको जो रोटियों का आकार है वो एक समान दे रहे हैं, उसमें छोटा बड़ा नहीं कर रहे, एक रोटी दे के दूसरी पूरी या तीसरा पराठा ऐसा नहीं दे रहे। ये सारी बातों का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम उससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकालने वाले हैं। और जब हमें कोई निष्कर्ष निकालना है जिसको हमें एक ग्रुप के ऊपर अप्लाई करना है, वहाँ हमें बहुत ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत होती है। साथ ही जो भी हमारे इकोनोमेट्रिक्स जो टूल्स हैं या जो मेथड्स हैं, उनका भी हमें बहुत ही सावधानी से चयन करना होता है कि जो भी हम टूल्स का यूज़ कर रहे हैं वो हर जगह अवेलेबल हों, हर व्यक्ति उनका प्रयोग कर सके। इस तरीके से हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। हम मनमर्जी तरीके से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जो इसमें हम स्टेप्स यूज़ करते हैं बहुत हद तक जो डिडक्टिव मेथड में यूज़ करते हैं उसी तरीके के हैं। जैसे वहाँ भी हमने देखा, पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद हम उससे जुड़े हुए क्या हमारे पास टूल्स हो सकते हैं, क्या लॉजिक हमारे पास है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर भी लेके चलेंगे। फिर हम डेटा का कलेक्शन करेंगे और फिर उस डेटा का एनालिसिस करेंगे। जो भी हमने तथ्य इकट्ठे किए हैं उनका सही प्रकार से हम अवलोकन करके फिर उनका मूल्यांकन करते हैं और फिर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जो भी हमने सिद्धांत बनाया वो सिद्धांत अगर इंडक्टिव मेथड पर आधारित है तो हमें ये बहुत ध्यान देना होगा कि किसी एक व्यक्ति पर, क्योंकि हमने अध्ययन किया है, वो व्यक्ति बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसमें उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर मानसिक संतुलन सही नहीं होगा तो हमारा अध्ययन बेकार हो जाएगा, हम सही निष्कर्ष ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। ये सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर जो भी हम थ्योरीज बनाते हैं या सिद्धांत बनाते हैं उनका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। इसमें भी वही स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो हमने डिडक्टिव मेथड में देखे कि पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम डेटा का कलेक्शन करेंगे, फिर हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसको रिफाइन करेंगे, उसको अजम्पशंस के साथ उसकी टेस्टिंग करेंगे, अपनी हाइपोथेसिस में उसकी टेस्टिंग करेंगे और फिर हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। अगर हम इंडक्टिव मेथड का मूल्यांकन करें, निश्चित रूप से ये मेथड अच्छा है, लेकिन फिर भी डिडक्टिव मेथड से कुछ कम प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि ये थोड़ा लिमिटेड है। हम यहाँ व्यक्ति विशेष से समूह की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी परेशानियाँ हमें हो सकती हैं क्योंकि मानव व्यवहार स्थिर या एक समान नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर अगर हम देखें तो हम अर्थशास्त्र में डिडक्टिव मेथड का यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, वो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह के लिए हैं। इसीलिए डिडक्टिव मेथड का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। पर फिर भी अगर हम दोनों मेथड्स का कंपैरिजन करते हैं तो हम बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि भले ही डिडक्टिव मेथड ज़्यादा यूज़ होता हो, लेकिन हम ऐसा नहीं मान सकते कि कोई भी एक मेथड पूरे विषय के लिए सही हो सकता है। हमें समय समय पर अपनी
जो भी हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए किस मेथड का कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए ये हमें देखना होता है, और उसके हिसाब से ही हम दोनों ही विधियों का या दोनों ही मेथड्स का प्रयोग करते हैं। तो ये निर्भर करता है हमारी प्रॉब्लम के ऊपर या हमारी जो समस्या है, किस तरीके के निष्कर्ष हम निकालना चाह रहे हैं, किस तरीके के वातावरण में हम अध्ययन कर रहे हैं, किस तरीके के मानव व्यवहार का हम अवलोकन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और कैसे हमारे आर्थिक चर हैं या जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो किस नेचर के हैं, इन सारी चीज़ों पर ये निर्भर करता है कि हम कौन सा मेथड या कौन सी विधि को चुनेंगे और उसके हिसाब से हम अपने निष्कर्षों को निकालेंगे। तो अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र भले ही धन का शास्त्र माना जाए, लेकिन वर्तमान में अर्थशास्त्र धन का शास्त्र नहीं है, बल्कि ये उससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। इसने विकास को भी अपने में शामिल कर लिया है, इसने पूरे विश्व को अपने साथ शामिल कर लिया है, और मानव व्यवहार तो है ही। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अर्थशास्त्र अब किसी एक देश तक सीमित ना होकर ये पूरे विश्व के लिए और विश्व की समस्याओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र बन चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने अभी दोनों विधियां देख ली, इंडक्शन और डिडक्शन। अब ज़्यादातर जो हम बात करते हैं वो है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म और बृहत अर्थशास्त्र क्या होते हैं? अगर हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र को देखें तो जैसा इसका नाम ही बता रहा है कि ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब ये किसी छोटे विषय से जुड़ा या छोटी चीज़ से जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ज़्यादातर व्यक्ति विशेष का अध्ययन करते हैं। हमने अभी देखा इंडक्शन मेथड में हम व्यक्तियों के समूह पर जा रहे हैं, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम ज़्यादातर व्यक्ति या उपभोक्ता, अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा अगर हम माने ना तो विषय वस्तु होता है उपभोक्ता। हम जो व्यक्ति लोग जो ज़्यादातर चीज़ों का उपभोग करते हैं, ये उपभोक्ता, तो हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और जब हम एक उपभोक्ता या इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो अकेला व्यक्ति यहाँ नहीं आता, इसमें हम व्यक्ति के साथ एक फर्म का भी अध्ययन करते हैं। एक इंडिविजुअल फर्म क्या बना रही है, उसका उत्पादन किस तरीके से वो करती है, किस तरीके से वो अपने संतुलन की तरफ जाती है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। पर अगर हम विश्व संबंधित कोई समस्या का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम अगर भारत का कोई उदाहरण लें तो वहाँ भारत फिर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा, तब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा। लेकिन अलग तरह से अगर हम देखें तो जब हम वृहत अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम वृहत अर्थशास्त्र में उन सारी समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो कि एक राष्ट्र से जुड़ी हुई होती हैं। मतलब अगर हम भारत में बेरोजगारी, गरीबी या कुल उत्पादन, निर्यात, आयात, इस तरह की बातों का अगर हमें अध्ययन करना है तो वैसे वो वृहत या मैक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व के संदर्भ में भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो फिर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा। तो इस तरीके से जब हम व्यक्ति विशेष की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो व्यक्ति विशेष की मांग, विभिन्न वस्तुओं की एक व्यक्ति के द्वारा जो भी मांग की जाती है, इसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फर्म की अगर हम बात करें तो पूर्ति या सप्लाई, फर्म किस तरीके से वस्तुओं की सप्लाई करती है, इसका अध्ययन हम माइक्रो अर्थशास्त्र में करते हैं। तो ये दो भी विधियाँ अर्थशास्त्र की विधियाँ हैं। हम कुछ समस्याओं को जो कि छोटे स्तर पर होती हैं या व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई होती हैं, किसी एक यूनिट से जुड़ी हुई होती हैं, उनको सूक्ष्म अर्थशास्त्र में लेते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स या वृहत अर्थशास्त्र में हम ऐसी समस्याओं को लेते हैं जो कि जिनका नेचर पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ होता है या वो उस नेचर की होती हैं जो पूरे राष्ट्र की समस्या के रूप में होती हैं। जैसे हमने पहले देखा गरीबी या बेरोजगारी, ये समस्याएं ऐसी हैं जो भारत से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए ये समस्याओं को हम वृहत अर्थशास्त्र में लेंगे। अब अगर हम मांग की बात करें, मांग क्या होती है? अर्थशास्त्र में मांग से मतलब क्या लिया जाता है?
किसी भी वस्तु के लिए इच्छा होना, हम दैनिक दिनचर्या की भाषा में उसको मांग मान लेते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य इच्छा से नहीं होता। अभी हमने जब अर्थशास्त्र की परिभाषाएं देखी तब हमने ये देखा था कि हमारी इच्छाएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के साधन हमारे पास बहुत सीमित हैं। और साधनों में हमने दो साधन विशेष रूप से देखे, एक तो धन और दूसरा समय। धन हमारे पास बहुत सीमित होता है और समय भी बहुत सीमित है। जो आज का समय है वो वापस लौट कर नहीं आएगा, इसलिए अगर हमें अपनी किसी इच्छा को पूरा करना है, आज ही करना है, तो हमें उसे अभी ही करना होगा, ये समय वापस से लौट कर नहीं आएगा। तो जब हमारे साधन बहुत सीमित हैं लेकिन हमारी इच्छाएं तो असीमित हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हम ऐसा मान के चलते, तो जब ये अनलिमिटेड वांट्स हैं तो क्या एक व्यक्ति अपनी इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरी तरीके से अपने उन सीमित साधनों से पूरा कर सकता है? नहीं। इसीलिए हम ये मानते हैं कि किसी भी चीज़ की इच्छा मांग में तब बदलेगी जबकि उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा शक्ति, विल पावर हमारे में हो। मतलब एनी वांट is a demand when a person is having a willpower to satisfy that particular want, number one. Number two, when a person is having the resources to fulfill that demand, हमारे पास उतने साधन हैं, मतलब हमारे पास उतना धन है कि हम उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तीसरी बात, जब हमारी कोई भी इच्छा है, यानी हमें अगर किसी चीज़ का उपभोग करना है, हमारे पास पैसे भी हैं उसको खरीदने के लिए, तीसरी, और हमारी इच्छा शक्ति भी है कि हम उसे पूरा करें। तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है उस वस्तु का प्राइस या उस वस्तु की कीमत। क्या उस कीमत पर जिस पर वो उपलब्ध है बाज़ार में, हम उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो ये तीनों चीज़ें मिलकर उस हमारी इच्छा को मांग में बदलती हैं। तो वांट डिमांड में कैसे बदलेगी? जब विल पावर है उसको पूरा करने की, हमारे पास संसाधन या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और तीसरी चीज़ दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज़ द प्राइस ऑन विच दैट कमोडिटी इज़ अवेलेबल। ये तीन चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तब हम उसको मांग मानते हैं। मांग के लिए अगर हम देखें तो मांग के का नियम हम सबसे पहले देखते हैं। मांग का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग से बहुत ज़्यादा संबंधित होता है। और अगर हम देखें किसी वस्तु की अगर मांग बढ़ रही है तो ये बढ़ती हुई मांग ज़्यादातर घटते हुए प्राइस पे होती है, उसकी कीमत थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर ये कीमत बढ़ी, किसी भी कारण से ये कीमत बढ़ गई, निश्चित रूप से उसका असर मांग के ऊपर उल्टा पड़ेगा। मतलब दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। कीमत जैसे ही ऊंची होगी उसकी मांग कम होगी। क्यों? क्योंकि हम बार बार इसी बात को कहते आ रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी होती है, हमारे साधन सीमित हैं, स्केर्स रिसोर्सेज हैं। अब जब हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं तो उन स्केर्स रिसोर्सेज से हम अपनी हर इच्छा या अपनी हर मांग को पूरा नहीं कर सकते। तब जैसे हमने पढ़ा कि रॉबिन्स ने माना है अर्थशास्त्र चयन का विषय है, तो अब हमारे लिए वो चीज़ आती है, जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है हम उस वस्तु की मांग को कम करते हैं, यानी अब हम चयन करना चाहते हैं कि इस वस्तु की जगह हम दूसरी कौन सी वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो मांग है या हमारी जो इच्छाएं हैं उनको क्रमबद्ध या प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि हम सबसे पहले किस इच्छा को पूरा करेंगे, फिर किसको, फिर किसको, फिर किसको। इस तरीके से हम अपनी इच्छाओं के बीच में से चयन करते हैं। जो सबसे तीव्र हमारी इच्छा होगी उसका हम सबसे पहले उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब मांग के नियम को अगर हम देखें तो उसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। मतलब द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि उस दिए हुए मूल्य पर बाजार में उस वस्तु की कितनी इकाइयों की मांग की जाएगी। ज़्यादातर हम ये दो चीज़ों को लेकर चलते हैं और हम इसके आधार पर एक मांग तालिका का निर्माण करते हैं। मांग तालिका
वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर उसकी मांगी गई जो मात्राएं हैं उसको दिखाती है और इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। वस्तु की कीमत 1 रुपए थी तो उसकी 10 इकाइयों की मांग की जाती है। उसकी कीमत बढ़ गई, 2 रुपए हो गई। हो सकता है कि कुछ लोग उसकी मांग को कम कर दें और मांग घट के 8 रुपए हो गई, क्योंकि इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध है। जैसे ही कीमत बढ़ेगी मांग कम होगी। इसके बाद इसकी कीमत और बढ़ गई, 3 रुपए हो गई। हो सकता है कि ये मांग और कम हो जाए और फिर से अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है तो ऐसी भी संभावना है कि वस्तु की मांग बहुत कम हो जाए। तो ये दोनों का जो संबंध है, मांग का नियम इन दोनों के संबंध को व्यक्त करता है। और अगर हम मांग वक्र को बनाएं तो मांग वक्र इन दोनों के संबंध को ही दिखाता है और इसको हम ये मान के चलते हैं कि मांग वक्र सदा ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। इस तरीके से कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी वस्तु की मांग वैसे वैसे घटेगी। हम इस तरीके से चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से। इन सब बिंदुओं को अगर हम जोड़ते हैं तो जो वक्र हमें मिलता है वो मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र हमेशा ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है क्योंकि ये इन दोनों के विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। इस वजह से ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ ही रहेगा, लेकिन इसकी ढाल हमेशा ऋणात्मक होगी। मांग वक्र कभी भी नीचे से ऊपर नहीं चढ़ता। कुछ कंडीशंस में, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें मांग वक्र ऊपर जा सकता है। उसका हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों में मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ होता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज पढ़ लिया कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, इसको विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कैसे परिभाषित किया, इसको अध्ययन करने की कौन सी विधियां हो सकती हैं, इंडक्शन, डिडक्शन, आगमन निगमन जिसको हम कहते हैं, ये 2 विधियों को हमने देखा। हमने सूक्ष्म और बृहत अर्थशास्त्र भी देखा। इसके साथ हमने सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु सबसे इम्पॉर्टेंट मांग, हमने उसके बारे में भी अध्ययन किया। आशा है आप सबको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।